हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर 1 के अंदर, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, आपके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दोनों कवर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। और आप जब ये पूरे सेशन देख लोगे ना, उसके बाद मैं आपको आज ही के दिन में 1 बजे आज 1 बजे आपको हम PYQ करवाने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। उसको आप एनालिसिस कीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप वो PYQ वाला क्वेश्चन भी सही से कर लोगे ना, तो आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप आज के सेशन में सिर्फ मैं आपको उतना ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं आंसर को, मैं सिर्फ आपको एक गो थ्रू कराऊंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं और इसमें इस टाइप से आपको आंसर लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने एग्रोनॉमी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। अगर आपको कंसेप्ट समझनी है तो डेफ मैं आपसे प्रीफरेंस करूंगा कि आप जाके वो वीडियोस को देखिए, आप जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अभी उतने आपके पास टाइम नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप क्वेश्चन के साथ चलिए। मैं आपको कम टाइम में ये कवर करवा दूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और आंसर किस टाइप से इसको करनी है आपको। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो आपका बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, डिफाइन एग्रोनॉमी। ठीक है, जो कि आपका शायद कई बार ये 5 मार्क्स का पूछ देता है। ठीक है, एंड राइट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एग्रोनॉमी क्या होता है, उसके क्या स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। तो एग्रोनॉमी पता है आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लिख लोगे एग्जाम के अंदर। भैया सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के अंदर हम फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड को आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और ट्राई करो क्या करो कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, देखिए ऐसा नहीं, जिस भी डेफिनेशन को आप मेंशन कर रहे हो, चाहे आप इरीगेशन मेंशन कर रहे हो, चाहे वीड साइंस को डिफाइन कर रहे हो, तो ट्राई किया करो कि एक तो सबसे पहली बात ही होता क्या है वो लिखो। और अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आपको याद है, उनका डेफिनेशन याद है, तो लिख दीजिए नीचे अकॉर्डिंग टू ये साइंटिस्ट और उनका क्या डेफिनेशन था। ठीक है, तो ट्राई किया करो इस टाइप से लिखने का, क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट के नेम मेंशन करोगे ना तो आपको उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करना। और उसका स्कोप क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, सोचिए भाई, इसका हम क्रॉप प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किससे ज़्यादा हम इससे ईल्ड ले सकते हैं, किस तरह से हम सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं वो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, ताकि हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं और जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, है ना। इसके अलावा हम प्रॉपर उसमें टिलेज मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि किस टाइप से टिलेज करनी है। आज हमारे पता है मॉडर्न टिलेज के मेथड्स आ गए हैं, कन्वेंशन टिलेज, जीरो टिलेज, है ना, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम सोइंग मेथड क्या है, दैट मीन्स कि सिंपल सी बात समझ लो ना, इसका स्कोप एग्रोनॉमी का हर फील्ड में है। चाहे आप सॉइल साइंस की बात कर लीजिए, चाहे आप एंटोमोलॉजी की बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉप को लगाने से लेके, लगाने छोड़िए, मिट्टी के प्रिपरेशन से लेके पूरे हार्वेस्टिंग तक के स्टेजेस को पूरा पढ़ते हैं। इनफैक्ट उनके बाद पोस्ट हार्वेस्ट को भी इससे इतना थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स कि एग्रोनॉमी एक वो सब्जेक्ट है जो कि पूरा का पूरा एस्पेक्ट कवर करती है, किसी क्रॉप के सोइंग से लेके प्रिपरेशन से लेके ओवरऑल स्टेजेस तक। ठीक है, तो उसको आपको हर फिर मिल जाएगा, कैसे सोइंग करनी है, प्रॉपर मेथड्स क्या हैं, कैसे हम फार्म जो हमारे मशीनरी है, इम्प्लीमेंट है, उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, है ना। इसके अंदर आपका लाइव स्टॉक्स से आप कुछ आपके फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह भी आ गया, चाहे फार्म मैनेजमेंट हो गया, चाहे आपके जो फीडिंग हो गए या फिर एनिमल के जो प्रोडक्ट हो गए, ये सारे की चीज़ें मतलब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स कि एक बड़ा सा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है, इसके काफ़ी हर सेक्टर में इसको आपको स्कोप दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, आपको मैं PPT शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप एक बार इसको आंसर को पढ़ लेना। लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर समझ सकूँ, मैं बस एक ब्रीफ कर दूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए, अब बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस इसको मैं जस्ट बताया ना कि हर एक सेक्टर में काम आता है आपका, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मिक्स फार्मिंग हो, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो सीप एंड गॉट रियरिंग हो, चाहे वो मिक्स और इंटर क्रॉपिंग हो, सारा कंसेप्ट हम एग्रोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है आपका है, ये बोलता है एक्सप्लेन कीजिए रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस। मतलब एग्रोनॉमी का दूसरे साइंस के साथ क्या रिलेशन है,
एंड रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट इन शॉर्ट रिलेशन विथ अदर साइंसेस। ठीक, और एग्रोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है वो अभी आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का चांस कम है, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो भी आप आराम से लग सकते हो कि भैया इसका हम स्कोप हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो सॉइल साइंस की बात कर लीजिए, जब आप कोई क्रॉप को सोइंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पहले फील्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और फील्ड मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले सॉइल को फर्टाइल बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ना कि उनका हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप जब प्लांट पे आओगे तो वहाँ पे फिर कौन सा प्लांट चूज़ करें, टिश्यू कल्चर वाला चूज़ करें या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड करें, तो हम जेनेटिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर बागवानी लगा रहे हो, चाहे आप कोई कोई ऐसे मान के चलिए वेजिटेबल क्रॉप लगा रहे हो तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाएगा, है ना। और जाहिर सी बात है उसमें क्रॉप फिजियोलॉजी ट्रांसप्रेशन वगैरह मेंशन होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अब आप वहाँ से जो फॉर्डर आएगा वो आप एनिमल को दोगे तो जाहिर सी बात है उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है ना। अब हमारा मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने टेम्परेचर को देखते हुए, अपने क्लाइमेट को देखते हुए हम उस टाइप के फार्मिंग सिस्टम को चूज़ करते हैं तो हमारा वहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया है उसको आप एडॉप्ट कर रहे हो या फिर उसको आप अपने समाज में उसका प्रचार कर रहे हो, उसको आप करके दिखा रहे हो तो एक्सटेंशन के अंदर आ जाएगा। कुछ आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अगर ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो, कोई फार्म इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो मेट्रोलॉजी वो आपका इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। अब उसको आप सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको फॉरेस्ट के अंदर कर रहे हो तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाएगा। अब जो उसको आप डेटा निकालेंगे, मतलब कितना हमारा सेल हुआ, कितना क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल देखेंगे तो इसका हर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है। कोई भी क्रॉप को आप जब सोइंग करते हो जब, तो दैट्स उसका मतलब हर चीज़ से आपको लेट हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एग्रोनॉमिस्ट का जाहिर रोल है ना भाई, अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे तो फिर आपको एसएमएस मिल जाएंगे केवीके के अंदर, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको देखेंगे तो ये किसान के साथ मिलते जुलते हैं, उनको शेयर करते हैं नॉलेज को। ठीक है, इनके पास एग्रोनॉमी का डीप नॉलेज होता है तो कहीं ना कहीं इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारा जो नॉलेज है वो और आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंट पूछा गया है, किसी भी एग्जाम की बात करें यहाँ से क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट टॉपिक है जो बता देता हूँ आपको। एक आपका हो गया दैट इज़ इरिगेशन, भूलिएगा नहीं, इरिगेशन जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका सोइंग मेथड इंपॉर्टेंट है, वीड मैनेजमेंट, वीड वाला पोर्सन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीलेज ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज इसी में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका ये हाँ फर्टिलाइजेशन, इसमें आपका जितना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है सब आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपको इस टॉपिक के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इरिगेशन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, सोइंग मेथड क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, वीड है क्या है, वीड के क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, हर्बिसाइड के बारे में पता होना चाहिए। टिलेज के अंदर जितना भी आपके आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स, मॉडर्न टिलेज सब इसके अंदर आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, उनके क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको, इनको इनका क्या क्या मेथड्स होते हैं वो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक है इकोनॉमी के जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है दैट इज़ अ फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो भाई टीलेज क्या होता है सबको पता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी सबको पता है भैया। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको। ठीक, तो इसको आप एक बार यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, कि एक बार एक्सप्लेन कर दूँ क्या ज़रूरत है इसकी। चलिए भाई, टिलेज का क्या सिंपल से कंसेप्ट है, मान के चलिए हमारी मिट्टी है। आप जब भी किसी फार्मिंग को स्टार्ट करते हो, फिर जब भी कोई खेती करते हो, कोई भी क्रॉप को लगाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, मिट्टी को लूज करते हो। तो यही बोलता है मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, मतलब सॉइल को मैनिपुलेट करना, उसको लूज करना किसी इम्प्लीमेंट के थ्रू, ताकि उसका सरफेस जो है वो लूज हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है दो वर्ड आते हैं, एक आते हैं टिलेज और एक आता है टिल्थ। ठीक है, टिल्थ मतलब जो टिलेज करने के बाद फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब आप देखेंगे जो आपने पूरा खेत में जुताई कर दी, अब जुताई करने के बाद जो आपको दिखाई पड़ रहा है सॉइल, अब जिस स्ट्रक्चर में है दैट इज वो टिल्थ उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, लूज हो जाता है हमारे, उससे वीड्स रिमूव हो जाते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी इंसेक्ट और पेस्ट के एग्स होंगे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो सॉइल के अंदर जाके अंडे दे देता है। तब से जब भी कोई आप क्रॉप लगाओगे तो ये अंडे से जब लार्वा निकलेंगे तो पूरे फसल को डैमेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो है आप अगर प्लॉइंग कर देते हो तो ये बाहर आ जाएगा, और सनलाइट के एक्सपोज होने से वजह से ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है सॉइल टेम्परेचर को,
है ना। इसके अलावा स्टबल को ये रिमूव करता है, ब्रेक करता है हार्ड पेन को, मतलब अगर जो बड़े साइज़ के जो पेन होते हैं, मतलब ढेले होते हैं, या फिर उसको बोल दीजिए जो आपके सॉइल के एग्रीगेट्स होते हैं वो आपके टूट जाएंगे, है ना। अच्छे तरीके से आपका ऑर्गेनिक मैन्योर वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका एरेशन है वो कब अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि उससे पोर स्पेस बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है और ये हमारा टीलेस है। तो आपको ये छोटी सी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भूलिएगा नहीं, टीलेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, जो इससे मैंने बताया आपको वही चीज़ है कि सॉइल टिल्थ और टिल्थ, हाँ ना, वही चीज़ हो गया। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो भैया जब आप टिलेस कर ले तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट दिखाई पड़ता है उसको टिल्थ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके मतलब ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना एक बार आप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। अब गुड टिल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा मेजर करने के आपके अलग अलग मेथड है। पहले आपको उसको कई बार देखेंगे तो किसान क्या करता है, मिट्टी को छू के देखता है कि हाँ चलो ठीक है फाइनली टिल्थ अच्छा बन गया, फाइन बन गया, तो उसको छू के देख सकते हो। उसमें देख सकते हो कि पोर स्पेस कितने बचे हुए हैं। पोर स्पेस को भी हम मोस्टली देख के बता सकते हैं कि सॉइल टिल्थ अच्छा हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जो आपके मैक्रोपोर है माइक्रोपोर है वो इक्वली डिवाइड है। इसके अलावा आप सॉइल एग्रीगेट्स को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। जो बेस्ट साइज़ होता है सॉइल एग्रीगेट का, सॉइल एग्रीगेट कहने का मतलब हुआ भैया जब आप प्लोइंग करते हो खेत के अंदर तो उस पर पेन मतलब ढेले दिखाई पड़ते हैं, जिसको बाद में किसान क्या करता है, इसको फोड़ देता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको पाटा चलाते हैं, प्लैंकलर चलाते हैं, ताकि हमारा जो बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स है वो टूट जाए, ठीक है। तो जो बेस साइज़ होता है किसी कैसे पता चलेगा कि सर ये अच्छा साइज़ का है, तो याद रखिए रेंज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल एग्रीगेट का साइज़ कितना होना चाहिए जो अच्छा माना जाता है, तो 1 से 6 mm, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है आपका दैट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिलेज। टिलेज का क्या क्या टाइप्स होता है, ठीक है। आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको टिलेज को काफ़ी डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आपको अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए तो इस आंसर के थ्रू नहीं जाइएगा, क्योंकि आंसर थोड़ा सा ब्रीफ में किया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ऊपर टीलेज लिखिएगा। उनके दो टाइप होते हैं, कन्वेंशनल कंजर्वेशनल, ठीक है। उसमें आप फिर आपको दो क्लासिफिकेशन है, अगेन उसका क्लासिफिकेशन है। तो एक बार आपको मैं ये जो चार्ट है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसी को आप एग्जाम के अंदर D2 उतार देना, ठीक है। मतलब छाप देना भाई, ठीक है। उतार देना करने का मतलब ये नहीं कि भैया तुम गुस्सा उतार देना है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपको दिखाई पड़ेगा चार्ट जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, उसको आप अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर एज इट इज़ उसको लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के दिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और आप ये क्वेश्चन को भी करके जाओगे ना, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो देखिए टिलेज से आपका 3 क्वेश्चन बन गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको टाइप्स ऑफ टिलेज करनी है, जो आपको मैं शेयर करूँगा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। अब यहाँ पे कौन कौन से टूल और इम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, पढ़ा है कि नहीं, याद है। अब प्राइमरी टिलेज के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट आते हैं, डिस्क प्लॉ, है ना, डिस्क हैरो, तो वो सारे इसमें लिख दीजिएगा, एमबी प्लॉ। और इसके अंदर जो आप सेकेंडरी के अंदर आते हैं वो लिख दीजिएगा, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा पूछा है, क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा है, मान के चलिए 15 मार्क्स का है, तो पहली बात आपको क्या करनी है, देखिए ध्यान सुनिए, ये होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ये कैसे हमको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करनी है। अगर आपको मान के चलिए इसी क्वेश्चन को पूछता है 5 मार्क्स में, तो क्या करेंगे आप, 5 मार्क्स में पूछा तो भैया सिंपल सी बात है, टिलेज के टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। वो फ्लो चार्ट बना के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, टूल्स को लिख देंगे, बात खत्म। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर वो 15 मार्क्स से 20 मार्क्स में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए क्या कीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर साथ मजिएगा, तो आंसर से थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन आंसर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जब भी पूछता है आपसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन, मान के चलिए सेम क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछ दिया आपसे, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे आपको कि टिलेज का डेफिनेशन लिखिए, टिलेज होता क्या है, किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको डेफिनेशन याद है तो वो लिखिए, या फिर फादर ऑफ नीचे लिखिए, फादर ऑफ टिलेज कौन है। इसके अलावा आपको क्या करनी है, उसके इम्पोर्टेंस लिखनी है, नीड लिखनी है, ठीक है। और फिर अब क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है आपको। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन लिखो, थोड़ा सा 2-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। उसके अलावा इम्प्लीमेंट लिखो, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। दैट मीन्स कि आपका फिर 3 से 4 पेजेस का आंसर हो जाएंगे, और फिर आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे,
ठीक है, ट्राई किया करो थोड़ा। अगर आपको डायग्राम पता है तो कुछ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो, रामायण नहीं लिखनी है एग्जाम के अंदर आपको। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी कैरियर गाइडेंस वाले सेशन में देखेंगे जाके, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन अटेंड करनी चाहिए, किस तरीके से आंसर लिखनी चाहिए, एक अच्छा आंसर किस टाइप से लिखा जाता है, वो आपको मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उसको एक बार देख लेना जरूर। आपको डेफिनेटली अगर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं उसको आप 15 तक लेके जाओगे, इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी आपको आंसर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए सारे हमारे इंप्लीमेंट है, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा इसको। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, अब उसके एग्जाम्पल नीचे लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से रामायण नहीं लिखनी है आपको, न तो वो 2 मार्क्स देगा छोड़ देगा आपको, तो ये काम नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टिलेज से आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, अब इसको कर लोगे तो वही इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा वो मॉडिफाई करे, लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेट कहेगा वही चीज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। अब टिलेज के मॉडर्न कंसेप्ट आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मॉडर्न कंसेप्ट हमारा क्या आता है, मिनिमम टिलेज, कम से कम टिलेज कीजिए। पहले लोग पूरा खेत में जोत देते थे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इरोजन प्रॉब्लम आती थी, हमारी फर्टिलिटी को थोड़ा बहुत डिग्रेड होता था। लेकिन तो अब कंसेप्ट क्या आ गया कि भैया कम से कम टिलेज कीजिए, जरूरत पड़े तो ना भी कीजिए, 0 टिलेज से कीजिए, अस्टेबल मल्च टिलेज कीजिए, है ना, कन्वेंशनल टिलेज कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका ये, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में पूछेगा मोस्टली आपको। ठीक है, कि और ये आपका इंपॉर्टेंट है सीड साइंस के लिए भी, जो बच्चे सीड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफाइन सीड। सीड को आपको डिफाइन करना है, और एक गुड क्वालिटी का सीड कैसे होता है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड क्वालिटी सीड का, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सीड क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो इतनी बात तो पता है ना भाई, सीड क्या है। ठीक है, चलिए ये नहीं पता होगा तो फिर एग्रीकल्चर छोड़ दो, आप मत पढ़ो। जिसको सीड ही नहीं पता है वो क्यों क्यों करोगे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहीं ना कहीं देखोगे तो प्लांट का शुरुआत भी होता है इसी से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन गुड क्वालिटी का सीड क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो देखिए सुनिए, ये जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। ठीक है, साथ में इसमें जनरेशन परसेंटेज हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भैया 100 सीड लगा रहे हैं उसमें 20 सीड हमारे जर्मिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 सीड लगा रहे हैं उसमें 70 सीड जो है वो हमारा जर्मिनेट होना चाहिए, या 80% सीड जर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और वो डिजीज़ फ्री या फिर इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें कोई भी किसी तरह का इम्प्यूरिटीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकली भी प्योर होना चाहिए। ठीक है, आपका जेनेटिकली तो होना ही चाहिए। जेनेटिकली करने का सेंस ये हुआ कि ऐसा नहीं हो कि एक प्लांट हमारा रेड फ्लावर दे रहा है, एक हमारा पिंक दे रहा है, एक में हमारा पोड लेट से मेच्योर हो रहा है, एक में पहले मेच्योर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेनेटिकली प्योर करने का सेंस हुआ कि एक साथ मेच्योर हो रहे हैं, एक साथ पोड लग रहे हैं, प्लांट का लेंथ हाइट सब एक साथ सही आ रहा है, तो जेनेटिकली प्योर हुआ। ठीक है, तो फिजिकली भी प्योर होना चाहिए, उसमें मतलब किस तरह का कोई मिक्सर नहीं होना चाहिए, है ना, नॉक्सियस, है ना। उसके अलावा आपका ऑब्जेक्शनेबल सेटेलाइट वीड से भी वो हमारा रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वीड से भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो क्लीन सेफ साइज वो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। भैया सिंपल सी बात है, हम सीड को देखेंगे आप बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, जहाँ हम पेड़ी की कल्टीवेशन करते हैं तो सीड को पहले हम अलग अलग फंगिसाइड में ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं, ताकि इसमें कोई सीड बॉर्न डिजीज़ हमारा चाहे वो सॉइल बॉर्न डिजीज़ इसमें नहीं लग जाए। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सीड को ट्रीट करते हैं अलग अलग, अलग नहीं आप मतलब कोई एक फंगिसाइड से ट्रीट करते हो। ठीक है, तो ये आपका मोस्टली इसको सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। इससे क्या होता है आपका, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ इन सोइंग, मतलब अच्छा सा ग्रो कर जाएगा, अच्छे तरीके से आप सोइंग कर पाओगे। उसमें जो सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न डिजीज़ है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो उसमें जो कई बार क्या होता है कि आप उसको लगा दिए, अंदर कीड़े खा गए तो उससे है ना, उसमें दिमाग खा गया, चाहे कोई अंट खा गया उसको, तो उससे आपका प्रिवेंट होगा, आसानी पूर्वक जर्मिनेट करेगा, अच्छा ईल्ड देगा आपको, इंसेक्ट से बचाएगा, ही डिजीज से बचाएगा, है ना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक साथ वो क्या होंगे आपके जर्मिनेट करेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसके मोस्ट ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक यहाँ पे वर्ड आता है दैट इज वर्नलाइजेशन, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। वो डिफाइन वर्नलाइजेशन, एग्जाम में क्या आता है, डिफाइन
कई बार देखिए ना ऐसे आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, उसमें पहला रहेगा वर्नलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्या बोलता है डेफिनेशन पढ़िए, वर्नलाइजेशन इज द ट्रीटमेंट इन विच सीड आर सोक इन वाटर। भैया क्या है वर्नलाइजेशन? एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक तरह का सीड ट्रीटमेंट होता है जिसमें सीड को हम पानी के अंदर सोक कर देते हैं, मतलब भिगो देते हैं, फॉर इंक्लूडिंग जर्मिनेशन, ताकि वो जर्मिनेट कर सके, ठीक है। हाँ, फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन, हाँ सॉरी, इंड्यूसिंग जर्मिनेशन, ताकि वो जो है उसके अंदर जर्मिनेट हो सके, ठीक है। बाय गिविंग दिस ट्रीटमेंट मैच्योरिटी पीरियड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इज शॉर्टेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी इस ट्रीटमेंट करोगे ना तो जो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है कहीं ना कहीं वो कम टाइम में आसान तरीके से वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग क्रॉप के नेम दिए हुए हैं, उसके लिए कौन सा से ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे सल्फर डस्ट यूज़ करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं, है ना, ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ताकि इस डिजीज से हम प्रिवेंट कर सके। तो कुल मिला के वर्नलाइजेशन एक तरह का ट्रीटमेंट ही होता है जिसमें हम उसको वाटर में सोक कर देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से हमारा जर्मिनेट कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन गाइस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर सीड डोरमेंसी क्या होता है और इनके कारण क्या होते हैं, भाई क्यों सीड डोरमेंसी हमारा ये कॉज हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सीड डोरमेंसी एक हमारा रेस्टिंग स्टेज होता है जहाँ पे सीड हमारा कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर होता, जैसे मांग चलिए, बस ये इतना समझ लीजिए कि ये उसका रेस्टिंग फेज होता है। उस टाइम अगर आप इसको कल्टिवेट कर दोगे विदाउट डोरमेंसी को ब्रेक किए हुए तो हमारा ये सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में है। भैया आप जब सोए हुए हो, आपको जबरदस्ती को उठा के बोले कि नहीं काम करो तो क्या एफिशिएंसी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। बट यही अगर आप प्रॉपर अपनी नींद को पूरा करके अगर आप काम पे जाओ तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो इसी तरीके से सीड हमारा चलाता है डोरमेंसी स्टेज में, उनकी डोरमेंसी को ब्रेक अगर आप उसको लगाना चाहते हो तो उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के आपके अलग अलग मेथड हैं, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, और क्यों इसके कारण क्या होते हैं तो पता ही है आपको, ये सारे उसके कुछ रीज़न होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता था, ये चीज़ यहाँ है ना कि कॉजेज़ ऑफ डोरमेंसी क्या है। कॉजेज़ तो पता चलेगा ना भाई आपको, कि इसको भी समझा दूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा नहीं हो रहा है या फिर पुअर एरेशन है तो उसके वजह से डोरमेंसी कॉज हो जाता है। अगर मॉइस्चर नहीं है सॉइल के अंदर तो उसके वजह से, या फिर ज़्यादा मॉइस्चर है उसके वजह से, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है सॉइल का वो कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है, मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका अगला है कि अब डोरमेंसी क्या होते हैं या फिर डोरमेंसी को ब्रेक करने के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप का डोरमेंसी होता है, इनेट डोरमेंसी, इन्फोर्स डोरमेंसी, इंड्यूस डोरमेंसी। अब इसी के अंदर आप पढ़ते होंगे स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, है ना, फिर इंटीमेट मतलब टेम्परेचर को एक बार बढ़ा के एक बार घटा के देना, चिलिंग इंजरी कर देना, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो डोरमेंसी ब्रेक होता है। तो यहाँ पे सारे एक्सप्लेन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और स्टेजेस पूछेगा सीड मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको पता है इतने टाइप के हमारे सीड्स होते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ट्रूथफुल सीड। जिनको ये डिटेल में पढ़ना है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको सीड साइंस के अंदर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको वहाँ पे जाके एक बार देखना है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है सारे सीड्स के बारे में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ होगा, ठीक है। सीड साइंस में आप चले जाइएगा, मिल जाएगा आपको इसका आंसर। इनफैक्ट इसका आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, अब आता है आपका सोइंग मेथड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, सोइंग मेथड। अब पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा डिफाइन सोइंग, ठीक है। और उसको आपको मतलब कई बार एग्जाम में उसके टाइप्स पूछता है और सारे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं कई बार एग्जाम के अंदर एनी वन किसी एक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक मतलब आपको एक बार क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करनी है, सोइंग का डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। और उसमें अगर आप एग्जाम्पल दे सको तो दे देना कि भैया अगर वीट की सोइंग हम कब करते हैं, है ना, तो वो भी आपको दे सकते हो। इसके अलावा इनके मेथड्स हैं ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, है ना, प्लांटिंग, पुटिंग सीड इन द प्लॉप फरो, ठीक है। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली 5 ही होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इनमें से किसी एक मेथड को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, उसका आपकी लिखेगी ऊपर ब्रॉडकास्टिंग। अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऊपर ब्रॉडकास्टिंग उसको डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स तो वो दिखा दीजिएगा उसमें आप। इसके अलावा उसका एडवांटेज क्या है ब्रॉडकास्टिंग का,
डिसएडवांटेज क्या है उस ब्रॉडकास्टिंग का। अब एडवांटेज लिख होती है नंबर 1 लिख के ऐसे नहीं, नंबर 1 क्या मतलब सॉइल इरोजन, मांग चलिए वीड ग्रो वीड का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसका डिसएडवांटेज बन जाएगा कि भैया हम जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो वीड का इन्फेस्टेशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो लिखिएगा वीड इन्फेस्टेशन, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नंबर 1 लिख के वीड इन्फेस्टेशन, नंबर 2 हाई सीड रेट, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लेन कीजिए विथ एग्जाम्पल, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स से आएंगे, तो प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, ठीक है। कई बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे लिखोगे, मैं आप क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे गलत करोगे मुझे पता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे अच्छा आंसर का एक्सपेक्ट करता है। देखिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपका ये 15 मार्क्स का आ गया, 5 मार्क्स आ गया तो 10 मार्क्स का है, तो ऐसे आप उसको लिख दीजिएगा। लेकिन अगर 15 मार्क्स आ गए तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है सोइंग, भाई सोइंग होता क्या है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल दे सको तो दे देना कुछ, कि पेडी की सोइंग हम कब करते हैं, वीट की सोइंग कब करते हैं, वो दिखा देना। इसके अलावा क्या करना है आपको कि उसके टाइप्स लिखिए, जैसे यहाँ पे पूछा गया है टाइप्स को लिखिए, दो दो वर्ड में उसको, मतलब ज़्यादा नहीं 1 से 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सारे मेथड्स को। अब किसी एक मेथड को यहाँ पूछा है डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, तो अब क्या करना है आपको, मांग के ऊपर लिखिएगा ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, टिबलिंग को, ब्रॉडकास्टिंग को, किसी आपकी जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो उसको लिखिए कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, ठीक है। और अब उसके लिखिए एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज लिखेंगे तो इसके अलग बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं कि भैया बहुत ईजी मेथड है, तो ईजी क्यों है वो लिखिएगा, नीचे एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा लिखिए पहले यहाँ पे बुलेट में एक हेडिंग बना लीजिएगा, दूसरा कि है ना इन एक्सपेंसिव है, क्यों इन एक्सपेंसिव है, टाइम लेस कंज्यूमिंग हो है, तो ये सारे पॉइंट लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर डिसएडवांटेज लिखिए, हाई सीड रेट, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों हाई सीड मतलब इसमें होता है। दूसरा कि वीड इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, क्यों होता है, तो उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये तरीका होता है आंसर लिखने का जो आपको करनी है, ठीक है। आगे समझ में, इरेज कर दूँ इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए इसका आंसर आपको। चलिए अब थोड़ा तेज़ी से निकलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 11 क्वेश्चन हुए हमारे और हाफ आवर हो गया आपका, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछा है, एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। कि प्लांट पॉपुलेशन होता क्या है और किस तरीके से प्लांट पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट करता है क्रॉप के ग्रोथ को और उसके यील्ड को, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछता है, या फिर इसको कई बार टर्म के अंदर डिफाइन करने के लिए पूछ देगा, ठीक है। कि क्रॉप और प्लांटिंग ज्योमेट्री क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड प्लांटिंग क्या होता है, पेयर प्लांटिंग क्या होता है, स्किप प्लांटिंग क्या होता है। तो मतलब आपको यहाँ पे क्रॉप ज्योमेट्री कई बार एग्जाम के अंदर टर्म डिफाइन करने के लिए पूछा गया है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगर हमसे पूछेंगे तो सर क्रॉप ज्योमेट्री क्या होते हैं, सिंपल सी बात है भैया कि आप मांग चलिए कि फील्ड है, आप यहाँ पे गए विजिट करने के लिए, देखें कि भैया जो पैटर्न में हमारा क्रॉप लगा हुआ है कि हाँ यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग किया है उसने, इन्होंने इंटर क्रॉपिंग किया है, दैट इज़ अ ज्योमेट्री, उसी को ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो किस टाइप का शेप को फॉलो किया हुआ है, वो एरिया का शेप क्या है, वही सब यहाँ पे मोस्टली उसी को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। मतलब वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, कौन सा मतलब पैटर्न को फॉलो किया है, वो ज्योमेट्री आ गया, ठीक है। अब दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार देख लेना कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को आपको डिफाइन करना है और इसके इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन के, जिसको आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर विद सुटेबल एग्जाम्पल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल एग्जाम्पल जो है वो, ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। देखो तो ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ ये इसी की मैं बात कर रहा था गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। आपको यहाँ पे फर्टिलाइज़र के मेथड्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है, इनमें से किसी एक को, ठीक है। अगर पूछा है तो, नहीं तो पूरा पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और पूछा है कि उसको कब हम अप्लाई करते हैं, मतलब उसको फर्टिलाइज़र को अप्लाई कब करते हैं, सोइंग के बाद, सोइंग से पहले, सोइंग के टाइम पे, तो आपको उसको बतानी है आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, बैंड प्लेसमेंट, पॉइंट प्लेसमेंट, इंजेक्शन इनटू सॉइल, फर्टिगेशन क्या होता है पता है ना आपको, फर्टिगेशन, क्योंकि ये टर्म
एग्जाम के अंदर डिफाइन करने के लिए पूछता है। ठीक है, फर्टिगेशन का मतलब सिंपल सी बात है, मान के चलो ये फील्ड है आपकी, इस फील्ड में आप इरिगेशन कर रहे थे। अब इरिगेशन के साथ साथ अगर आप फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर रहे हो, मतलब फर्टिलाइज़र और इरिगेशन दोनों को मिक्स कर दोगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फर्टिगेशन। मतलब इरिगेशन वाटर में ही हम फर्टिलाइज़र को मिक्स करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है रूट टिपिंग फोलियर एप्लीकेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोलियर एप्लीकेशन उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम फर्टिलाइजर को अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है, उनके टाइप्स लिखने हैं आपको विथ एग्जाम्पल, एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। मैं आपको आज 1 बजे, भूलिएगा नहीं, 1 बजे PYQ करवाने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट के, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे को। ठीक है, तो आप उसको एक बार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप इसको पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि अरे ये PYQ मेरा नहीं है, ये PYQ अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सालों में उनके क्वेश्चन हैं। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भैया जो मैं क्वेश्चन भाई बोल रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बार उसको, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको, उसका एग्जांपल भी पता होना चाहिए। सन हेम्प, ढेंचा, गुआर बेन्स, कुल्थी, सेंजी। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन लीफ मैन्योर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो ग्लाइसीडिया हो गया, सिसबिनिया हो गया, करंज हो गया, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एग्जाम में इसी का एग्जाम्पल पूछ देता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है ग्रीन मैन्योर के। ठीक है, तो ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, पता है आपको। ये इसमें कुछ लेग्यूम्स आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत जल्दी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को भी साथ में मेंटेन रखते हैं, पता है वीट की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। इसके अलावा इस सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, MCQ में पूछा जाता है कई बार, बताइए मुझे सॉइल का बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है। सॉइल का बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है बताइए मेरे को फटाफट। भूल गए क्या भैया, सॉइल साइंस में पढ़ाया हुआ है ना आपको मैंने कि क्रम्बी और ग्रैनुलर, ये 2 इंपॉर्टेंट सॉइल का स्ट्रक्चर होते हैं। अब जितना अच्छा सॉइल का स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा सॉइल में एरेशन होगा, उतने अच्छे तरीके से वाटर की होल्डिंग होगी, उतनी अच्छे तरीके से हमारा रूट पेनिट्रेट करेगा, उतने अच्छे तरीके से हमारा क्रॉप ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा हुआ तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी और पानी का जो रनअप है वो भी कम हो जाएगा, मतलब पानी आपका फील्ड से बाहर बहुत कम बहेगा, पानी आपके होल्ड अच्छे तरीके से हो जाएगी, प्लांट को अच्छे तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, साथ में ये ऑर्गेनिक मैटर को भी हमारा ऐड करता है, स्टिमुलेट करता है सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज़ को। दैट मीन्स कि ये हमारे बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं भैया कि अगर मान लीजिए उस ग्रीन लीफ मैन्योर में कोई डिजीज़ है तो पूरे प्लांट में फैल जाएगा। ठीक है, और ये 1 सीज़न मोस्टली खरीफ में आपको देर इज़ लॉस ऑफ 1 सीज़न, स्पेशली खरीफ में आपको दिखाने मतलब ये लॉसेस देखने को मिलेंगे इसके थ्रू, क्योंकि इसमें प्रॉपर मतलब इरिगेशन वगैरह होने लगता है, पानी गिरता है ना, तो थोड़ा सा इनकी जो क्योंकि ये हमारे लीफ होते हैं वो सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स के जो है वो खतरा आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो, ये आपका अब आता है वीड साइंस से क्वेश्चन। वीड साइंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है डिटेल में, तो अगर कोई डाउट है मन में तो उसको एक बार वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो, पूछा गया फ्रेंड, ऐसे नहीं बोलिएगा कि भैया सर आप सारा क्वेश्चन बोल रहे हो कि इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीड ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को 15 मार्क्स में पूछेगा, तो कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए 5 मार्क्स में पूछा तो क्या पूछेगा, डिफाइन वीड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। भैया वीड क्या होता है बता दो, और वीड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बता दीजिए। तो सिंपल सी बात है, वीड क्या है पता ही है आपको, एंड डिजायरेबल प्लांट होते हैं। ठीक है, इतना पता है आपको, जो हमारा फील्ड में उग जाता है जहाँ पे उसकी हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये इसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये इसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इनका सीड जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। ये एडवर्स क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। इनके जो रूट होते हैं वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट को अच्छा हैविली वो इंटेक कर लेता है। लाइफ स्पॉन इनकी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारे जो है वो इनके इंपॉर्टेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पॉइजनस भी होते हैं, प्लांट के साथ कॉम्पिटिट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो कैसे पूछेगा सुनो, डिफाइन वीड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड अलॉन्ग विथ वीड मैनेजमेंट। अब बताइए, अब इसको वीड पूछ दिया क्या होता है वीड। ठीक है,
फादर विल इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके वीट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट हम आपको पढ़ाया हुआ है, फिजिक ना, उसके अलग अलग मेथड हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, प्रिवेंटिव, है ना, क्यूरेटिव। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है वीट मैनेजमेंट को। कुछ नहीं, आप एक बार, एवरी स्टूडेंट ध्यान से सुनो कान खोल के, आप लोग एक बार हमारे चैनल को ओपन कीजिएगा, खोलिए, है ना। जिसको नहीं पता है जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप यूट्यूब खोलिए, सर्च कीजिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी, हमारा चैनल आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। उसको खोलिए और हमारे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट जो हमारे बने पड़े हैं एक बार उसको देखते जाइए। उससे आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। तो उसको एक बार देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, एक बार उसको जाके विजिट कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है अगला, देखिए आपका बोलता है कि, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, है ना, एक्सप्लेन ओनली एनी वन। तो हाँ, एग्जाम के बार वीड क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं। तो देखिए वीड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो इसका टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा कि वीड के क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वीड के एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा वीड के जो मैनेजमेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको वीडीसाइड के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको हर्बिसाइड के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीड साइंस आपका कवर हो जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, तो वीड को क्लासीफाई करोगे अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल में, इसको भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप जाइए प्ले लिस्ट को, मैं बोल रहा हूँ, अब वीड साइंस के प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वीट के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ये कि वीट के क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज पता ही है आपको, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका एडवांटेज ये है कि भैया ये कहीं ना कहीं हमारे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये यहाँ पे वीड लगे पड़े हैं। अब ये मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखेगा तो इरोजन कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूस होता है। इसके अलावा ये ऐड करता है, क्योंकि बहुत ये भी देखिए बहुत सारे वीड हमारे न्यूट्रिएंट को ऐड भी करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को हमारे सॉइल में ऐड करते हैं। इसके अलावा हमारा ये फॉडर पर्पस के लिए काम आता है। बहुत सारा वीड हमारे एनिमल के लिए नुकसानदायक भी होता है, और बहुत सारे हमारे क्रॉप हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसको एज ए चारा पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे का मेडिसिनल यूज़ होता है, बहुत सारे को हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, बहुत सारे से हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे से हम क्या करते हैं मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, मतलब बहुत सारे वीड्स हम दवाइयाँ भी बनाते हैं। और ये हमारे अल्कली सॉइल को रिक्लेमिन करता है, मतलब उसको सही करता है। तो एडवांटेज ये हो गया हमारा। डिसएडवांटेज पूछेगा तो भैया कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा देता है, क्योंकि कॉम्पिटिट करेगा तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये हमारे यील्ड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे क्वालिटी ऑफ, मतलब एक जो हमारा प्रॉपर क्वालिटी आती है वो रिड्यूस कर देगा। ये अगर कोई एनिमल खा गया तो कई बार एनिमल की डेथ हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा इरीगेशन जाहिर सी बात है। और इंसेक्ट का भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं जो इंसेक्ट के होस्ट होते हैं। ठीक है, वो वीड्स हुआ तो वहाँ पे डेफिनेटली वो आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, और वो अगेन फिर हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं। ठीक है, साथ में ये लैंड वैल्यू को क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं। तो पता होना चाहिए आपको, ये उनके डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब पूछता है आपसे वीड कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स हैं। आपको मैंने बताया हुआ है डिटेल में, प्रिवेंटिव मेथड, क्यूरेटिव मेथड, फिजिकल, इसके अलावा आपका बायोलॉजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल। तो ये इसको आप एक बार एक्सप्लेन कर दिएगा डिटेल में। आपसे मैं प्रीफर करूंगा एक बार जाइए, इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए आपको डिटेल में चाहिए तो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीड साइंस को खोलिए, वहाँ पर वीड मैनेजमेंट करके एक वीडियो बना होगा, उसको एक बार देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए वही मैं बताया ना कि भैया मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। अगेन देखिए पूछ दिया, हर्बिसाइड क्या है उसको क्लासीफाई कीजिए। शॉर्ट में आपको बताना है एलोपैथी क्या है और एलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स में पूछता है, एक बार इसको देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, एग्जाम्पल भूलिएगा नहीं, ये एग्जाम्पल कई बार ये MCQ में पूछा जाता है, तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही आपका एलोपैथी या एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड। ठीक है, समझाना है आपको,
समझा दूं क्योंकि कई बार ये टर्म के अंदर पूछा जाता है। डिफाइन एलोपैथी, ठीक है। देखो क्या होता है, बोलता है एलोपैथी इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वन और मोर बायोकेमिकल दैट इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मान के चलिए, सुनिए, ये हमारा कोई क्रॉप लगा हुआ था, ठीक है, लगा हुआ है। मोस्टली आप देखेंगे तो जो आपका सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर जो होता है ना, ये भी शो करता है एलोपैथिक इफेक्ट। अब मान के चलिए कि ये फील्ड है आपका, इसमें आपने सनफ्लावर लगाया हुआ था, क्या क्या आपने सनफ्लावर लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस फील्ड के अंदर सनफ्लावर के साथ कोई दूसरे क्रॉप को लगा देते हो, ठीक है, सनफ्लावर के साथ मान के चलिए आपने पोटैटो लगा दिया, ठीक है, तो अब क्या करेगा ये सनफ्लावर, क्योंकि ये इसमें एलोपैथिक इफेक्ट होता है, ये इसके पार्ट्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करेंगे और ये बगल वाले प्लांट को ग्रोथ होने देंगे ही नहीं, उनको ये डिस्ट्रॉइड कर देंगे, मतलब उसको ग्रोथ होने नहीं देंगे। उनके सारे जो एबिलिटी है न्यूट्रिशन अपटेक की, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो इसी को बोलते हैं एलोपैथिक इफेक्ट। दैट मीन्स कि वो इफेक्ट जिसके तहत कुछ ये प्लांट होते हैं वो कुछ केमिकल, कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं और वो केमिकल दूसरे प्लांट को कहीं ना कहीं हार्म करता है, उसको, उसके ग्रोथ को वो सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं एलोपैथिक इफेक्ट। इसलिए सुनिए, जब भी हम सनफ्लावर को लगाते हैं, अब क्या कि सनफ्लावर को, एक तो भैया जब तक वो फील्ड में है कोई दूसरे क्रॉप को आप लगा नहीं सकते हो, इसलिए देखे होगे आप कि सनफ्लावर हमेशा फील्ड के अंदर अकेला दिखाई पड़ेगा, इसके साथ कोई भी क्रॉप हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि सनफ्लावर को आपने हार्वेस्टिंग कर दी, ये आपने फोडर के पर्पज के लिए यूज़ कर लिया, अब फील्ड के अंदर भैया, अब फील्ड में आप तुरंत कोई और दूसरे क्रॉप को लगा दीजिए, अगेन आपके वो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि फील्ड के अंदर इसके प्रिकर्सर, मतलब इसके रूट तो होंगे, इनके कुछ पार्ट्स तो होंगे, और जब तक वो पार्ट्स फील्ड में अवेलेबल हैं वो उस केमिकल को रिलीज करते रहेंगे। तो इसलिए हम सनफ्लावर को जब भी फील्ड में लगाते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फील्ड को प्लोइंग कर दीजिए, और प्लोइंग करके कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो धूप के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो डिकम्पोज हो जाए, फिर हम दूसरे क्रॉप को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एलोपैथिक इफेक्ट शो करता है। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा कि एलोपैथिक इफेक्ट होता क्या है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े नाउ। अगला क्वेश्चन आपका कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे एग्जाम के अंदर सारा पूछा गया है, ठीक है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा आपको। क्रॉप रोटेशन क्या है, सिंपल सी बात, आपने पढ़ा होगा, एक लैंड रोटेशन पढ़ा होगा, एक पढ़ा आपने क्रॉप रोटेशन। लैंड रोटेशन में क्या होता है कि भैया आप क्रॉप लगाते हो, मिट्टी हमारी इनफर्टाइल हो जाती है, अगर हम यहाँ से रोटेट दूसरे पे चले जाते हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसी आपको पता है इसका कंसेप्ट। चलिए, इस तरीके से एक कंसेप्ट आता है दैट इज क्रॉप रोटेशन, मतलब लैंड तो आपका वही रहेगा, ये लैंड आपका वही रहेगा, हम यहाँ पे क्रॉप को रोटेट करेंगे। जैसे अभी मान के चलिए अभी पेड़ी लगाए, पेड़ी की हार्वेस्टिंग करी, अगली बार हम वीट लगा देंगे, वीट की हार्वेस्टिंग करी, अगली बार हम मूंग लगा देंगे। तो हमने क्या कर रहा है भैया, हमारा लैंड तो वही है लेकिन हम यहाँ पे क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी जो है हमारा वो रिड्यूस ना हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। अब इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। एडवांटेज क्या है, सिंपल सी बात है कि इससे हमारा ईल्ड इंप्रूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा इंप्रूव उसमें ऐड होता है, साथ में हमारे जो अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट मांगे चलिए पेड़ी से वो ससेप्टेबल है, मतलब पेड़ी में ही वो कॉज करते हैं, तो अगर आप क्योंकि वो पेस्ट जो है वो पेड़ी में अटैक कर रहा था, आप अगेन फिर पेड़ी लगा दोगे तो वो पेस्ट और एक्टिव हो जाएगा, फिर इसको भी अफेक्ट करेगा। लेकिन अब ये पेड़ी जो पे वो अफेक्ट करता है, नेक्स्ट टाइम इसको आप वीट पे लगा दो, यहाँ पे वीट लगा दोगे तो ये इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो उससे इंप्रूव होता है, हमारे फर्टिलिटी को ये मेंटेन करता है, ठीक है। साथ में हमारे कई बार किसानों के काम आते हैं, चारा पर्पस के लिए काम आते हैं, न्यूट्रिएंट को ये रिस्टोर करता है। तो ये बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है। ये प्रिंसिपल से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना आप लोग। चलो एग्जाम्पल देखो, मैंने बताया ना कि एग्जाम्पल इस तरीके से होता है, आप शुगर केन लगाए हो, फिर बाद में राइस लगाइए, फिर ग्राम लगाइए, सोयाबीन लगाए हो, बाद में फिर ज्वार लगाइए या फिर सेफ्लावर ग्राम लगा दीजिए, सनफ्लावर लगाए हो, ज्वार लगाइए, ग्राउंडनट लगाए हो, व्हीट लगाइए, वेजिटेबल लगाइए। लेकिन आप ये देखेंगे तो इंडिया के अंदर मोस्टली पैटर्न जो हमारा फॉलो होता है, पेडी अभी देखो अभी मोस्टली चल रहा है, पेडी की हार्वेस्टिंग हो गई है, अभी व्हीट की सोइंग चल रही है ना। मतलब ये खरीफ फिर रबी, और फिर जैसे ही हमारा व्हीट खत्म होगा एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं दैट इज मूंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सुनो, ये
इसको छोड़ सकते हो आप, एक बार पढ़ लेना, लेकिन एक बार इसको अवॉइड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो डोनाल्ड ने एक तो यहाँ से MCQ ये बन जाएगा कि भैया आइडियो टाइप कंसेप्ट किसने दिया है, तो डोनाल्ड ने दिया है। कब दिया? 1968 में दिया है। ठीक है, तो ये होता क्या है वो देख लेना एक बार। और इसके 100 टाइप्स, मतलब आइडियो टाइप के क्या क्या टाइप्स है, कॉम्पिटिशन आइडियो टाइप, क्रॉप आइडियो टाइप, आइसोलेशन आइडियो टाइप। ठीक है, तो एक बार इसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर। और ये आपको टर्म डिफाइन करने के लिए दे देगा, डिफाइन टर्म प्लांट आइडियो टाइप, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो मैं आप चाहूँ तो पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास इतना है। मैं अभी अगर इस टॉपिक को लेके बैठ जाऊँ ना, मैं रियली बता रहा हूँ, अगर प्लांट आइडियो टाइप समझाते चला जाऊँ तो मैं इस पर 2 से 3 घंटे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि प्लांट आइडियो टाइप जो है हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। आप सोरगम के लिए अलग पढ़ेंगे, राना पेडी के लिए अलग पढ़ेंगे, तो हर एक क्रॉप के लिए कोई एक बड़ा टॉपिक है। अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत लंबी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करनी है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो एक बार आप देखो पढ़िएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लोड मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा ना, देखिए एग्जाम्पल इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया आपको कि अलग अलग क्रॉप में अलग अलग होते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है। चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होता है। इसी तरीके से अगर वो कई बार पूछता है इरिगेशन यूज एफिशिएंसी क्या होता है, या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, तो यही बात हो गया कि भैया यूज एफिशिएंसी मतलब कि भैया कितना न्यूट्रिएंट हम डाले थे और कितना हमारे प्लांट ने एब्जॉर्व करा। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का सिंपल सी मतलब है कि हमने कितना न्यूट्रिएंट हमने डाला, कितना प्लांट ने यूज़ किया, उससे कितना यील्ड मिला। ठीक है, वो हमारा किसके अंदर आता है? न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के अंदर आता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, तो सॉइल किस टाइप का है, आप ऐसे सॉइल चूज कर लियो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट हमारा मोबिलाइज ही नहीं है, तो वो अफेक्ट करेगा। क्लाइमेट अफेक्ट करता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, कौन फर्टिलाइजर आप यूज़ कर रहे हो, है ना, उसका एप्लीकेशन मान के चलिए कि डालना था 15 दिन के बाद, आप डाल रहे हो 20 दिन के बाद, तो वो भी इफेक्ट करता है। मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, वो भी अगेन जो है वो इम्पैक्ट करता है। और क्वालिटी मतलब भैया मान के चलो कि आपको डालना था थोड़ा सा, बट आप डाल दिए एकदम पूरा बहुत सारा, तो वो भी कहीं ना कहीं जड़ को सड़ा देगा। तो क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट करता है एफिशिएंसी को। इसके अलावा न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन जो है वो अगेन वो इफेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पैरामीटर है जो कि अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को। देखो यही यहाँ पे मैंने बताया ना, किसी को समझ में नहीं आया शायद, लगता है ना कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होता है। भैया कितना न्यूट्रिएंट हमने, मान के चलिए फील्ड है, आपने कोई क्रॉप लगाई थी, तो कितना न्यूट्रिएंट आपने यहाँ पे दिया, इस फील्ड में कितना न्यूट्रिएंट आपने अप्लाई किया, बदले में प्लांट ने कितना न्यूट्रिएंट यूज़ किया और कितना आपको यील्ड दिया। दिस इज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। इसी तरीके से अगर पूछेगा आपसे इरिगेशन यूज एफिशिएंसी या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, तो कितना हमने पानी अप्लाई किया, बदले में प्लांट ने कितना यूज़ किया। ठीक है, दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक, समझ में आ गया ना बातें? तो ये बातें आप क्लियर हो गया। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। क्रॉप, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अब मोस्टली डिफाइन करने पूछेगा कि क्रॉप एडॉप्शन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। दिस इज अगेन टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, तो पूछ देगा क्रॉप एडॉप्शन क्या होता है ना, और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत गाइज? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो 1 मिनट का आपको देता हूँ ब्रेक, 1 मिनट का टाइम लीजिए, थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कीजिए, अभी और भी क्वेश्चन हमको एक्सप्लेन करनी है। चलो थोड़ा सा 1 मिनट टाइम है आपके पास। चलो आगे बढ़ें। सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो किसी का कहना है कि सर इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। ध्यान सुनो, आपको पता है क्रॉप एडॉप्शन, भैया नेम से इंडिकेट हो रहा है, एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करना पता है क्या होता है? मान के चलिए कि आप एक
सॉरी, मान के चलो कि आप यहाँ पे इंडिया में रह रहे थे, ठीक है। आप कहीं इंडिया से ऐसे जगह पे घूमने के लिए चले गए, या फिर उस ऐसे जगह पे शिफ्ट हो गए, मान के चलिए पापा का जो है वो ट्रांसफ़र ऐसे जगह पे हो गया जहाँ के क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होते रहता है, जहाँ पे बहुत ही ठंडी क्लाइमेट है। तो क्या आप वहाँ पे तुरंत एडॉप्ट कर जाओगे? थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन आप उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लोगे ना। तो इसी को बोलते हैं क्रॉप एडॉप्शन। मतलब कि अगर हमारा जो प्लांट है वो, अगर कोई मौसम चेंज हो जाता है या फिर हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, मतलब इरिगेशन हो जाती है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्लांट हमारा अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, मतलब अच्छा ग्रोथ करे, दैट मीन्स कि हमारा क्रॉप जो है वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, बाय नेचुरली और एग्रोनॉमिकली। मतलब आप उसको उसमें एक्सेस डाल दिए, मॉइस्चर एक्सेस आपने उसको प्लॉइंग कर दिया, अगर उसको भी सह ले रहा है, हमारा कुछ नेचुरल हज़ार्ड हो रहे हैं, मान के चलिए एक्सेस इरीगेशन हो गया, एक्सेस अगर फ्रॉस्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्लांट अपने आप को अगर एडॉप्ट कर ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप एडॉप्शन, ठीक है। इज इट क्लियर? लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्रॉप की वैरायटी यूज़ की। आजकल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वैरायटी आ गए हैं जो लिखा रहेगा कि मतलब मॉइस्चर टॉलरेंट, ठीक है, टेम्परेचर टॉलरेंट, मतलब अगर एक्सेस टेम्परेचर भी आ गया तो वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। आजकल हमारे वैज्ञानिक जो हैं उस तरह की वैरायटी हमारे जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, भाई देखिए कई बार एग्जाम के अंदर आपको देखते हो, मुझे नहीं पता सर, अभी हुआ ना कि सर हमको नहीं पता कि क्रॉप एडॉप्शन क्या होता है। भैया इसको वर्ड को तोड़ो, तो एडेप्ट बोल रहा है, तो किसको एडेप्ट कराना है? क्रॉप को एडेप्ट कराना है, तो आप उसी में आप इसका आंसर खोज लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज दीजिए, ठीक है। क्या बोलता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ क्रॉप और क्रॉप वेराइटीज और न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। मतलब कि ये हो सकता है कोई क्रॉप की वैरायटी हो सकता है कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। दिस इज अ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द, क्या इसमें लॉजिक था जो समझ में नहीं आ रहा था। अब इसमें कुछ इफेक्ट होते हैं, क्लाइमेट, सॉइल, स्लोप, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा बड़ा, ठीक है। कई बार ये ह्यूमन के भी होते हैं। मान के चलिए कि हमारा मार्केट कंडीशन सही नहीं है, ट्रांसफर फैसिलिटी सही नहीं है, कैपिटल सही नहीं है, टेक्नोलॉजी सही नहीं है, तो हम क्यों इसको ट्रांसफर करेंगे? तो ये उसमें इनफेक्ट इंटरफेयर करते हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली इसको मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, इसको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है मजाक मजाक में, चलो बताओ हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है भाई? प्लांट को या फिर क्रॉप को फील्ड से हटाना, फील्ड से उसको सेपरेट कर देना, या फिर रिमूवल ऑफ इंटायर प्लांट और इकोनॉमिक पार्ट आफ्टर मैच्योरिटी फ्रॉम फील्ड। मतलब हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है, मान के चलिए ये प्लांट था आपका, ये इसका कुछ इसको या तो अपने, जैसे अभी पेड़ी की हार्वेस्टिंग चल रही है ना, तो पेड़ी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से कट करते हैं, कट करके इसको पूरे फील्ड से इसको हटा के अलग जगह पर रख देते हैं, अपने घर में ले आते हैं, उसको फिर हमने अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपने क्या किया कि प्लांट या फिर उसके इकोनॉमिक पार्ट को अपने फील्ड से रिमूव किया, उसको किसी दूसरी जगह पे लेके चले गए और वहाँ पे फिर उसको आपने प्रोसेसिंग करा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब इसके साइन क्या होते हैं? अगर आप सीरियल में उसकी हार्वेस्टिंग करो, उसके साइन क्या होते हैं? तो सारे के सारे प्लांट आपके देखेंगे आप मोस्टली। अगर आप अभी एग्जाम्पल, अभी आपने देखा है भाई, आपने पेड़ी देखा है ना, आपका पेड़ी का प्लांट ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, आप जब लगाए होंगे तो वो ग्रीन कलर का होगा, ड्राई होकर वो येलोइश हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्लांट का पार्ट आपके ड्राई हो रहे हैं, दैट मीन्स ये साइन है कि वो मेच्योर हो गए, वो अब उसकी हार्वेस्टिंग कर दीजिए, है ना। येलोइंग हो गया, जैसे बताया मैंने आपको, है ना। उसका स्टेम अगर लीफ येलो हो गया, ठीक है, उसमें ईयर हेड पाल्म सीड कम आउट द कैप्सूल, है ना। कई बार क्या होता है कि जो अब इसमें कैप्सूल होते हैं, इसमें सीड होते हैं, अभी क्योंकि अगर ये पक जाएंगे तो इसका कैप्सूल फटने लगेगा और सीड बाहर आने लगेंगे, ठीक है। समझ जाइए कि पक गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग साइन होते हैं। पल्सेस के अंदर आपको अलग दिखाई पड़ेगा कि आपके पोर्ट्स जो हैं गिव फैक्यूलियर नॉइज़, है ना। जाहिर सी बात, उसको ऐसे हिलाओ, आप देखिए मटर को देखिए, जब वो पोर्ट में होता है इसको अंदर से आवाज़ आएगा, ठीक है। उसको हिलाओगे तो ड्राइंग लीफ उसके और स्टेम उसके ड्राई होना स्टार्ट कर जाएंगे, है ना। ग्रेन बिकम डाउन एंड इनटू अ पीसेस व्हेन प्रेशर और अंडर टीथ, ठीक है। तो मतलब गिरना आपके नीचे की तरफ पीस होकर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें अगर थोड़ा सा आप प्रेस करोगे तो, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से साइन होते हैं पल्सेस का। ये कुछ इस तरीके से अलग अलग का क्रॉप का अलग अलग होता है। जो पूछा है वो वहाँ देख लीजिएगा, ऑयल सी का पूछा है आपसे, वो भी देख लीजिएगा। 9, अब पूछता है थ्रेशिंग क्या होता है भाई।
तो थ्रेसिंग का सिंपल सी मतलब है ग्रेन को, बहुत बहुत लोगों को पता नहीं होता, मैं डिटेल बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है ना, इसका वो नहीं पता होगा कि भैया ये थ्रेसिंग क्या होता है। आपको पता है, वेरी गुड, लेकिन ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर कर रहे हो, बेसिक चीज़ पता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो थ्रेशिंग का क्या मतलब है, तो ग्रेन को ईयर हेड से या फिर ग्रेन को, सिंपल सी बात याद रखिए, ग्रेन को हम अलग करते हैं। आप देखे होंगे कि हम जब हार्वेस्टिंग करके पेड़ी को लाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें जो ग्रेन हमारे लगे होते हैं उसको हम अलग करते हैं। दिस इज़ नोन एज थ्रेसिंग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, हम थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक। इसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं भाई। जैसे पहले हम अगर पेड़ी आपने हार्वेस्टिंग आपने देखा होगा, क्योंकि आप अगर गाँव से बिलोंग करते हैं बेहतर समझ पाएंगे। पहले लोग क्या करते थे, लाते थे पेड़ी को, उसको मारते थे, पीटते थे। उससे क्या होता था, उसको मतलब स्टिक से या फिर किसी से वो मारते थे, जिससे वजह से ग्रेन हमारा अलग हो जाता था प्रेशर की वजह से। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुल्लोक का यूज़ किया, बुल्लोक का पावर यूज़ किया। जैसे मान के चलिए वो लोग क्या करते थे, यहाँ खुट्टा उन्होंने गाड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने पुआल को या फिर उनको यहाँ पे पेड़ी को ऐसे बिछा दिए चारों तरफ, ठीक है। अगेन यहाँ से एक रस्सा के थ्रू यहाँ पे केटल को बांध दिए। केटल क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा, और क्योंकि अब जब इस पर घूमेगा तो अब उनके पाँवों के प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, आपके ग्रेन जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बुल्लोक क्या या फिर एनिमल पावर यूज़ कर रहे हैं, तो इनके मदद से भी हम थ्रेशिंग करते हैं। अगेन आपका मशीनरी हमारे पास आज एडवांस मशीनरी आ गया, जैसे मेज सेलर आ गया, पेडी फूड थ्रेशर आ गया। जैसा पेड़ जो है ना, आपका पैर से वो चलाते रहिए और उसमें आपको आगे डालते रहिए, धान आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह मशीनरी आ गए हमारे पास, है ना। हमारे पास आज ट्रैक्टर है, थ्रेशर मशीन है, उसके थ्रू हम उसको अलग करते हैं। तो लॉट्स ऑफ हमारे पास टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, ठीक है। इसको हम लोग रिप्लेस करते जा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था ही। इसके अलावा इसके पास थोड़ा ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा चार्जेस आते थे, आपको केटल रखना पड़ता था, उसको खिलाओ। तो दैट मीन्स कि लॉट ऑफ आपको यहाँ पे बहुत मतलब ये मतलब एक्सपेंसिव मेथड को बोल सकते हो आप। लेकिन अगर यही आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको आप यहाँ से पैसा अर्न भी कर सकते हो और आपका टाइम से पहले भी हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपका थ्रेसिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नो इम्पॉर्टेंट, छोड़ दीजिए, उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, ठीक है। इसको मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर पढ़ाऊंगा तो इसको मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। छोड़िए इसको भी, आप आगे बढ़ते हैं। नो, हमारा आज खत्म हो गया। तो गाइज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपको एकदम छोड़नी नहीं है, वो टॉपिक को करके ही जानी है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, जैसे इरिगेशन, ठीक है, उनके मेथड्स वगैरह अच्छे तरीके से देख लेना। इसके अलावा वीड कंप्लीट देख लेना, वीड का जितना भी क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा इनके मैनेजमेंट है, ठीक है, वो देख लेना एक बार। हर्बिसाइड देख लेना, इसके साथ यहाँ पे टीलेज वाला पोर्शन पूरा देख लेना। इसके अंदर मॉडर्न टीलेज क्लासिफिकेशन सारे एग्जाम्पल वगैरह देख लेना। इसके अलावा आपका आता है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, इनके जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। फर्टिलाइजर में क्या क्या आपके आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन, सिंगल सुपर फॉस्फेट के एग्जाम के अंदर पूछ देता है, उसको आपको पता होना चाहिए। इनके मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। इसके अलावा कोई सोचो, कुछ और टॉपिक बताओ जो इंपॉर्टेंट है। क्रॉप क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। इसके अलावा जो टर्म है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, ये सब सारे पढ़ लेना आप कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किस किस नेम से जानते हैं, ये भी पूछाया जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बातें आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ भूल गया, सोइंग मेथड, उनके सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, उसे भी एक बार आप अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। मैं आपसे बोलता हूँ इसमें से आप 20 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको डेफिनेटली, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें से आपको टोटल अगर 30 क्वेश्चन किया ना, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके एग्जाम से डायरेक्ट लिया हुआ है। आपको मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको पूरा देख लीजिएगा ना, तो देख के फिर आप 1 बजे जो हमारा PYQ सेशन है उसे डेफिनेटली आप एक बार अटेंड कीजिएगा। उसमें हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि सॉइल साइंस में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली
क्वेश्चन नहीं पता होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा। तो PYQ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा, क्योंकि हर एक ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देख लेना। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि सर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट सेक्शन आपके पास है, हमारा टेलीग्राम का चैट भी है, इनफैक्ट हमारा व्हाट्सअप नंबर भी अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन टाइम है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ मैं, इसलिए ये नंबर आपको अड़ंग बड़ंग करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि फ़ोन करो हाय सर कैसे हो, खाना खाए कि नहीं, ये सब फालतू के लिए नहीं है, उसके लिए मेरी मम्मी है, आपको इतना सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए हमारा एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में डाउट है समझ नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, तो उसको आप हमारे व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो। दैट इज मेरा व्हाट्सअप नंबर, नोट कर लीजिए, 7667194925। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, 7667194925, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, मैं आपको उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। और इस 30 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर आप उसको पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रही है, तो उस क्वेश्चन को भी आप हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर हमारे कमेंट सेक्शन भी आपके पास खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी आप अगर मेंशन कर दोगे, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? 1 घंटा हमारा आज होने चला, लेकिन ये 1 घंटा आपके एग्ज़ाम के लिए मैं लिख देता हूँ रामबाण साबित होगा। डेफिनेटली आप अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीके से अटेंड करके आओगे, ठीक है। चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। मिलते हैं हम अपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ।